ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी अपक्यू CSE अकेडमी। आप सभी जानते ही हैं कि इकोनॉमी का NCERT आप पढ़ रहे हैं और 9th की NCERT क्लास 9th की NCERT का आखिरी चैप्टर जो कि है भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके ऊपर एक क्लास मैंने आप लोग को दिया था जिसमें सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि इसका कुछ पार्ट है जो कि मैं आपको दूसरे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँगी। तो उसी के आगे उसी के क्रम में आज हमारा खाद्य सुरक्षा का दूसरा पार्ट मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। पहले पार्ट में मैंने आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि खाद्य सुरक्षा होता क्या है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस वजह से होता है, कौन कौन इससे प्रभावित होते हैं और अब तक का खाद्य सुरक्षा की वजह से सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था, कहाँ पड़ा था, उसका क्या इम्पैक्ट रहा था और वर्तमान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर खाद्य सुरक्षा की वजह से अकाल जैसी संकटें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से बताया था। आई होप आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा और इसका उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर आप लोग को उस क्लास तक पहुँचने में अगर असुविधा होती है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को यानी आज जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग फूड सिक्योरिटी में जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा जो हमारा है उसको लेकर के, उसे दूर करने को लेकर के सरकार ने कैसे कैसे प्रयासों को अंजाम दिया है। यानी कि हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटकों के बारे में। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटक, ठीक है। इसके तहत हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत खाद्य सुरक्षा का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और लोगों तक खाद्य सुरक्षा के बेनिफिट को, खाद्यान्नों को पहुंच सुनिश्चित करा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आज हम बात करने वाले हैं इसके तहत बफर स्टॉक की। ठीक है, बफर स्टॉक की हम बात करेंगे। ये नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, जब भी आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो बफर स्टॉक का नाम ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले हम बात करें कि बफर स्टॉक होता क्या है। ठीक है, क्या है ये बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक तरीके का क्या है, भंडार गृह है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, भंडार गृह। आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखा दिख रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर तो डिस्कस किया नहीं। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से संबंधित है। पिछला क्लास और आज की क्लास को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर फॉर्मेट किया है। इसके ऊपर मैं क्लास के आखिर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, इसीलिए अभी आप इसको मत देखिए। तो हम जैसा कह रहे थे आपसे कि बफर स्टॉक का मतलब होता है एक प्रकार का भंडार गृह, जहाँ पर सरकार क्या करती है, अनाजों का भंडारण करती है। अनाजों का भंडारण करती हैं। ठीक है, सरकार कैसे अनाजों का भंडारण करती है, किस तरह से करती है, तो इसको करती है कौन, बफर स्टॉक में अनाजों का भंडारण कौन करता है, इसे करता है FCI। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोले तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी में हम इसको देखें तो भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम क्या करता है कि बफर स्टॉक में अनाजों का भंडारण करता है और इसे मान्यता कौन प्रदान करता है, यानी भारतीय खाद्य निगम को कौन मान्यता देता है कि आप ऐसा करिए, अनाजों का भंडारण करिए। तो इसको देता है ये अधिकार हमारी भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा क्या होता है, ये अधिप्राप्त या मान्यता प्राप्त होता है कौन, FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है, बफर स्टॉक्स में यानी भंडार गृहों में अनाजों का भंडारण करता है। अब हम ये कहेंगे कि सरकार के पास ये अनाज आते कहाँ से हैं, ठीक है।
भंडारण जो होता है वो कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भंडारण के लिए हमें चाहिए अनाज, ठीक है, और अनाज कहाँ से मिलेगा, किसानों से। किसानों से, ठीक है। अब किसानों से ये अनाज कैसे सरकार लेती है, तो जब भी किसी भी फसल को बोने का जब टाइम आता है, ठीक है, तो फसल के बुआई से पहले ही सरकार क्या करती है, एमएसपी का निर्धारण कर देती है, ठीक है। फसल उत्पादन जब किसी भी चीज़ का, मान लीजिए जब गेहूं का सीजन आता है या चावल का या फिर जिस भी फसल का सीजन आता है, उस फसल के पहले ही सरकार क्या करती है, उस फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण कर देती है, ठीक है। फसल के बुआई से पूर्व सरकार एमएसपी का निर्धारण कर देती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये एमएसपी क्या होता है, एमएसपी क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें एमएसपी, ठीक है, तो एमएसपी जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कि गेहूं का सीजन है, गेहूं को बोने का सीजन आ गया है और किसान गेहूं बोने से पहले ही, किसान के खेत में गेहूं बोने से पहले ही सरकार क्या करती है, गेहूं के ऊपर एमएसपी का निर्धारण करती है। यानी कि किसानों को जब फसल उत्पादन हो जाएगा तो उनको बेचने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एक मिनिमम मूल्य का निर्धारित कर देती है सरकार, कि अगर सपोज दैट कि अगर मान लीजिए बाज़ार में मंदी आती है और अगर जो किसान हैं वो मंडी में उनको अपने उत्पादन का सही और उचित दाम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए सपोज़ कि एमएसपी का जो रेट है वो सरकार ने 100 रुपया निर्धारित किया है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, 100 रुपया मतलब बहुत कम है। मान लीजिए कि गेहूं के उत्पादन का एमएसपी का मूल्य सरकार ने 100 रुपया निर्धारित कर दिया है बोने से पहले। अब बो दिया किसान ने, उत्पादन हो गया, फसल तैयार हो गई, अब उसको बेचना है मंडी में। तो अब किसान देख रही है कि मंडी में अगर वो अनाज को बेच रही है तो उसे सिर्फ 80 रुपया मिल रहा है, ठीक है, ठीक। किसान को लग रहा है कि मंडी में बेचने पे हमें 80 रुपये मिल रहा है और सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित कर दिया है सरकार उसे बदल नहीं सकती। तो किसान क्या करेगा, उसे मिल रहा है प्रॉफिट कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है, सरकार के पास बेचने पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, एमएसपी के यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस रेट पर क्या करेगी, सरकार को ही ये अनाज अपना बेच देगी, ठीक है। अगर सपोज कि मंडी में उसे 120 रुपया मिल रहा है तो वो मंडी में बेचे, उसके लिए सरकार उसे बाध्य नहीं कर रही है। इस प्रकार से ऐसे काफ़ी सारे अनाजों के ऊपर सरकार क्या देती है, लोगों को एमएसपी देती हैं। तो इसे जो अनाज सरकार खरीदती है किसानों से, मान लीजिए एमएसपी के रेट पर जो अनाज सरकार खरीदती है उसी अनाज का क्या होता है, भंडारण, ठीक है। एमएसपी के रेट पे सरकार जो किसानों से अनाज खरीदती है उसी का क्या होता है, भंडारण होता है, ठीक है। और इसी को हम कहाँ रखते हैं, बफर स्टॉक में रखते हैं। और उसे मान्यता कौन देता है, भारत सरकार देती है। और किसके तहत उसे भंडारित किया जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई के थ्रू उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हाँ बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है और उसको कौन मान्यता देता है, किसके थ्रू किया जाता है, कहाँ से अनाज आता है, एमएसपी क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली हैं, ठीक है। अब बात करें कि इस भंडारण का सरकार करती क्या है, ठीक है। एक सेकेंड,
एमएसपी के थ्रू जो अनाज का भंडारण सरकार करती है, जो किसानों से सरकार अनाज खरीदती है, एफसीआई, तो उसका करती क्या है, ठीक है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि करते क्या है इसका। अनाज का करते क्या हैं, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि करते क्या हैं। तो अब इसको क्या करते हैं ये लोग कि समाज के जो गरीब वर्ग हैं, समाज के गरीब वर्गों तक पहुंचाती हैं या उनका क्या करती है, वितरण करती हैं। ठीक है। सरकार जो अनाजों का भंडारण करती है उसे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके पास अपने खाद्यान्न की जो मूलभूत जो आवश्यकता है, यानी 2 टाइम का जो खाना है उसे भी संग्रहित करने का जिनके पास क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों तक सरकार इन अनाजों का क्या करती है, वितरण कराती है। किसके थ्रू? पीडीएस के थ्रू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको देखिए कि सरकार गरीबों तक इसकी क्या कराती है, पहुंच कराती है, यानी कि गरीबों में खाद्यान्नों का वितरण करती है। उसके बाद देखिए, अब ये वितरण किस मूल्य पर होता है? बहुत ही कम मूल्य पर। ठीक है, वितरण कम मूल्य पर। अब जैसे आप यही चीज़ अगर आप मंडी से खरीदेंगे, सपोज एक सिविलियन के तहत, एक आप आम नागरिक, एक उपभोक्ता के तौर पर, अगर आप किसान नहीं हैं और अगर आपको मंडी से कोई चीज़ खरीदना है, मान लीजिए आप भी जानते हैं सब्जी की मंडी लगती है, अनाजों की मंडी, हर तरीके की मंडी होती है। अगर आप मंडी में जाएंगे, यानी खुले बाज़ार में अगर आप खरीदने जाएंगे, तो वो आपको चीज़ें महंगी पड़ेंगी और हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि उसे खुले बाज़ार से खरीद सके। तो सरकार क्या करती है, प्रति महीने के हिसाब से लोगों में अनाज का वितरण कराती हैं। ठीक है, और वो अनाज कहाँ से? बफर स्टॉक से निकाल करके उसका हर गांव, हर तबके में क्या कराती है, वितरण कराती है। एक मिनिमम प्राइस पर ऐसा मूल्य निर्धारित होता है जिससे कोई भी आदमी क्या कर सके, दे सके। बहुत ही कम पैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं किसी जगह पर, आपदा या संकट में राहत, जब भी मान लीजिए आपदाएं आती हैं, कहीं पर आप देखते होंगे बिहार में बाढ़ आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, बंगाल में आ गया, उड़ीसा में आ गया, या फिर कोई भी कहीं सूखा पड़ गया, जिस भी क्षेत्र में, देश के जिस भी भूभाग में अगर मान लीजिए आपदाएं आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सरकार जो पीड़ित होते हैं उनको राहत देती है, उनके पास खाद्यान्नों का वितरण कराती है, अनाजों को पहुंचाती है, ताकि वो अपने गुजारे को, अपने जो 2 वक्त के खाने हैं उनका सही से क्या कर सके, गुजारा कर सके, अच्छे से खा पी सके। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र क्या करता है सरकार, अनाजों का भंडारण करता है, ताकि ऐसी स्थितियों को क्या किया जा सके, ऐसी स्थितियों से निजात पाया जा सके। खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा अर्थ है कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति तक क्या हो, उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, और हर व्यक्ति के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खुले बाजार से उसे खरीदे। इसीलिए सरकार का दायित्व है कि वो एक मिनिमम प्राइस पे अनाजों को खरीदे, उसका भंडारण करे और लोगों तक उसकी पहुंच को क्या करे, सुनिश्चित कर सके, और आपदा के समय के लिए भी अनाजों का भंडारण करके रख सके, ताकि ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थितियों में उसका क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। तो ये सारी फैक्टर्स किससे रिलेटेड रही? बफर स्टॉक से रिलेटेड। अब हम आते हैं दूसरे घटक के ऊपर। ठीक है, दूसरा है, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जो वितरण करती है वो किसके माध्यम से करती है? पीडीएस के माध्यम से करती है। पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, बफर स्टॉक को हमने समझ लिया है कि बफर स्टॉक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे
पीडीएस की, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीडीएस शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस शॉर्ट फॉर्म में लोग इसे पीडीएस ही बोलते हैं। अब पीडीएस क्या होता है? एफसीआई जिन अनाजों का भंडारण करती है, यानी कि एफसीआई द्वारा अधिप्राप्त अनाजों का वो क्या करती है, विनियमित राशन की दुकानों पर उसको क्या करती है, वहाँ तक पहुँचाती है और उसके माध्यम से लोगों तक अनाजों की वितरण को सुनिश्चित करती है, ठीक है। एफसीआई द्वारा अधिप्राप्त अनाजों को विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक खाद्यान्नों का वितरण, ठीक है। यानी कि हर एक गांव, हर एक टाउन एरिया, हर एक क्षेत्र में या तो कोई राशन की ऐसी एक दुकान होगी जिसे सरकार ने फिक्स किया होगा कि आपके यहाँ हमारा पूरा कोटा का सामान आएगा और उसे आप कम दामों में लोगों को, जो राशन कार्ड जिनके पास होगा, देखिए इस सामान को खरीदने के लिए आपके पास जो एक चीज़ अनिवार्य है वो क्या है, राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इस अनाज को आप अधिग्रहित कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे, ले पाएंगे, ठीक है। क्यों राशन कार्ड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाती है जो कि बीपीएल के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, गरीब तबके के हैं, या फिर कुछ ऐसे जो कि ठीक ठाक है, मतलब उनको भी आवश्यकता है, एपीएल श्रेणी के लोगों को भी दी जाती है, लेकिन इसमें खास ये देखा जाता है कि किसको ज़्यादा आवश्यकता है और किसको कम आवश्यकता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनका मूल्य निर्धारण होता है। बीपीएल के लिए अलग मूल्य होता है, एपीएल के लिए अलग मूल्य होता है। अब आप कहेंगे ये बीपीएल एपीएल क्या होता है, तो देखिए बीपीएल और एपीएल क्या होता है। बीपीएल एपीएल, सबसे पहले हम बीपीएल को समझते हैं। तो बीपीएल को हम लोग कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल को कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मान लीजिए कि एक वेतन है महीना का, मान लीजिए कि 1000 रुपया या 10,000 मान लीजिए। अगर ये एक राशि निर्धारित की गई है कि एक सामान्य व्यक्ति जो महीना का 10,000 रुपया कमाता है वो क्या है, वो ठीक प्रकार से अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा और उसके पास मतलब कि 2 टाइम के खाने और उसकी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर ले जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए कि सरकार ने 10,000 रुपये मासिक का एक सीमा रेखा अगर तय कर दिया है, ठीक है, तो उसी को हम मान लेते हैं, और जो इस 10,000 के नीचे आएगा वो बीपीएल की श्रेणी में आएगा और जो 10,000 के ऊपर रहेगा वो एपीएल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। गरीबी रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, गरीबी रेखा। ये रेखा क्या है, गरीबी रेखा, यानी 10,000 से 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि वो ठीक ठाक स्थिति में है। मान लीजिए इतना नहीं है, हो सकता है कुछ और हो, 15,000 हो, 20,000 हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमाता है
तो उसके सरकार के हिसाब से ये ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है। और इसी को सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया गरीबी रेखा का कि 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या है, एक सटीक पॉइंट पर है, यानी कि एक मध्यम पॉइंट पर है, और ये व्यक्ति क्या है, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य है। और अब इसी के आधार पर जो व्यक्ति 10,000 रुपये से कम कमाता है वो बीपीएल की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है कि सरकार उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में उसका सहयोग करे। और जो 10,000 से ज़्यादा कमाएगा तो उसकी आवश्यकताएं वो और अच्छे से पूरा कर सकता है, अब वो कितना भी हो जाए। लेकिन इसी को हम बोलते हैं एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और इसी को हम बोलते हैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो राशन कार्ड से जो सामान मिलता है इसका जो रेट होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। बीपीएल के लिए मूल्य अलग होता है, एपीएल के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 10,000 से ज़्यादा ऊपर कमा रहे हैं तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा देने के लिए अफोर्डेबल है इनके लिए, लेकिन इनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, तो इसीलिए सबके मूल्यों में क्या होता है, अंतर होता है। तो इसी प्रकार से अगर राशन कार्ड रहेगा, बीपीएल का राशन कार्ड अलग बनता है। आप सभी अगर राशन कार्ड हर किसी के घर में होता है मोस्ट ऑफ द, तो आप देखेंगे जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं इनका बीपीएल कोटा वाला अलग ही राशन कार्ड बनता है और एपीएल वाला जो सामान्य रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू क्या होता है, अनाजों का क्या किया जाता है, वितरण कराया जाता है, और राशन कार्ड होने पर ही लोगों को अनाज वितरित किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? पीडीएस के थ्रू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू। और ये कहाँ से आता है? बफर स्टॉक से, यानी भंडार गृहों से ये अनाज आता है। अगर हम बात करें राशन की दुकानों से, देखिए कोटा पर सामान मिलता है, आप लोग के यहाँ कोटा पर मिलता होगा, एक फिक्स डेट रहता होगा जिस दिन आप लोग को कोटा पर गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें मिलती होती हैं। कई दुकानों पे सरकार तय कर देती है कि आप वितरण कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे अगर हम देखें तो देश में कुल 5.5 लाख दुकानें हैं, ठीक है। विनियमित राशन की दुकानें देश में, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कुल 5.5 लाख राशन की। देखिए अब आप कहेंगे बहुत होंगी, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जो कोटा के जो अनाज हैं उनको जो वितरित कराते हैं, यानी सरकार द्वारा जो क्या है विनियमित हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं जो कि क्या करती हैं, कोटा पर पीडीएस के थ्रू लोगों को अनाजों का वितरण कराती हैं, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें देती हैं, तो कोटा के तहत क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आप सभी जानते हैं। वितरण में खाद्यान्नों के अंतर्गत क्या होता है, देखिए खाद्यान्नों में एक तो चावल, गेहूँ, अन्य, मतलब अन्य और कुछ भी हो सकता है क्षेत्रों के हिसाब से, कैसे क्षेत्र में क्या चीज़ें पॉपुलर है इसके हिसाब से। उसके बाद चीनी, और एक तो अदर में आपका ले लीजिए केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, एक वो और एक ये सारी चीज़ें क्या कर, ये 3 चीज़ें वितरित कराई जाती हैं। 3 चीज़ें का मतलब चावल, गेहूं, और जिन क्षेत्रों में मोटे अनाजों का प्रचलन है वहाँ मोटे अनाज भी वितरण कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वितरित होती हैं पीडीएस के थ्रू। और कितनी मात्रा में होती हैं अगर हम इनकी बात करें तो एक सामान्य तौर पर जो एक रेट निर्धारित किया गया है 35 किलोग्राम क्या अनाज, और उसके बाद 5 किलोग्राम चीनी और 5 लीटर केरोसिन ऑयल, ठीक है। 35 केजी अनाज और 5 केजी चीनी और 5 लीटर क्या, केरोसिन ऑयल प्रति परिवार प्रति माह, प्रति परिवार प्रति माह, यानी एक परिवार में एक महीने के अंतर्गत उन्हें 35 किलो का अनाज, 5 किलो चीनी और 5 लीटर केरोसिन ऑयल क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और ये एकदम फिक्स नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, जो क्षेत्र ज़्यादा मतलब पिछड़े हैं और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी जो रेट है, इनकी दरें अलग अलग हो सकती हैं। एक मैंने आपको एक मॉडरेट रेट बताया है कि इतना मिलना अनिवार्य है प्रति परिवार प्रति माह, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार प्रति माह, एक परिवार में इतना राशन मिलेगा, ये निर्धारित है, ठीक है। तो
अब यहाँ तक सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, पीडीएस को प्रारंभ कब किया गया। मैंने आपको बताया था कि बंगाल का जब अकाल पड़ा था, ठीक है, बंगाल का अकाल 1943 का जो बंगाल का अकाल था, तो उसके बाद देश में आप भी जानते हैं कि भूख से 30 लाख लोग बंगाल अकाल में क्या हुए थे, डेथ कर गए थे, मर गए थे। तो उसके मद्देनज़र अगर हम देखें तो खाद्यान्न की जो सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कमी पड़ गई थी, खाद्य सुरक्षा की बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी और खाद्यान्नों का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो आया था। 1943 का बंगाल अकाल था, लेकिन आज़ादी के बाद भी उसका असर बना रहा, खाद्यान्नों का संकट आज़ादी के बाद भी देखने को मिलता रहा। तो इसीलिए देश आज़ाद हुआ, तो फिर उसी के बाद से ही पीडीएस सिस्टम का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। खाद्यान्न 1943 का जो अकाल था उसी के बाद से ही क्या किया गया, पीडीएस सिस्टम का प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। तब ये इतना विस्तृत नहीं था, तब इसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत छोटा था, लेकिन शुरुआत किया गया था कि जो ज़रूरतमंद है उनके तक अनाजों का क्या किया जाए, वितरण कराया जाए। लेकिन बाद में 70 का जो दशक था, ठीक है, 70 के दशक में, 70 कैसा, 1970 के दशक में पीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवाएं काम के बदले अनाज ये सारी कुछ योजनाएं थी जो सरकार ने चलाई 1970 के दशक में। पीडीएस का विस्तार किया गया, ठीक है, पीडीएस तो पहले से था लेकिन इसमें पीडीएस का थोड़ा विस्तार किया गया। वर्तमान जो स्वरूप हम देखते हैं कुछ इस प्रकार का इसमें विस्तार किया गया। और एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, ये सारे कार्यक्रम को चलाया गया ताकि जो खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य है उसे पाया जा सके। लोगों में जो खाद्यान्न की संकट है, भुखमरी का जो एक संकट है, उसे क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसके लिए ये सारी चीज़ें 1970 के दशक में स्टार्ट की गई और पीडीएस के जो सिस्टम है उसको क्या किया गया, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत किया गया, बढ़ाया गया। और ये किसके थ्रू किया गया, ये किया गया NSSO, ठीक है, NSSO इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। इसके थ्रू इन तीनों चीज़ों को क्या किया गया, लाया गया और खाद्यान्न सुरक्षा से निपटने के लिए एक ये बहुत ही कारगर योजनाएं ये साबित हुए उस समय में। बाद में अब तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारी। मैं अब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर के, इसके ऊपर एक पीडीएफ क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। एक एक योजना को पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोग को दूंगी उसे, ताकि आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, वो आपको कभी भी काम आएंगे आज वर्तमान में जो सरकार के कार्यक्रम योजनाएँ चल रही हैं उन सभी के ऊपर, ठीक है। अब पीडीएस की वर्तमान स्थिति को, ये तो 1970 के दशक की रही, वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें, किसकी, पीडीएस की, ठीक है, पीडीएस की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो देखिए, प्रारंभ में तो पीडीएस जो था वो सभी के लिए था, प्रारंभ में पीडीएस सभी के लिए समान था। समान मतलब कि समाज के हर एक वर्ग को समान रूप से अनाजों का वितरण कराया जाता था। स्टार्टिंग में इस प्रकार से ये सभी के लिए काम करता था, लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, कुछ संशोधन किया गया, ठीक है।
प्रारंभ में ये समान था, बाद में इसमें संशोधन किया गया। और इस संशोधन से पीडीएस के 2 और प्रकार क्या हुए, निजात हुए। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें से एक आता है आरपीडीएस और एक आता है टीपीडीएस। ठीक है, इसको एक को बोलते हैं संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरे को बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसे बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें तो आप इनके नाम से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ। आरपीडीएस यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो कार्यक्रम आया पीडीएस के थ्रू, एक जो ये दूसरा भाग तैयार हुआ, ये 1992 में 1700 ब्लॉक में शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 1992 में 1700 ब्लॉक में इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था। कब? 1992 में। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि जो दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों के लोग हैं वहाँ तक पीडीएस का लाभ पहुँचाया जा सके। ठीक है, 1700 ऐसे ब्लॉक जो कि कैसे हैं, दूर दराज और पिछड़े हैं। लक्ष्य दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों तक पीडीएस का लाभ पहुंचाना। यानी कि आरपीडीएस यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसका लक्ष्य था कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि बहुत दूर दराज बसे हुए, जिनके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी पीडीएस का लाभ पहुँचाया जाए, क्योंकि उनकी स्थितियाँ भी बहुत अच्छी नहीं हैं, उन्हें भी खाद्यान्नों की और बेसिक चीज़ों की क्या की जाए, पूर्ति कराई जाए। इसके लिए उसने ऐसे क्षेत्र जो कि दूर दराज और पिछड़े हैं, ऐसे 1700 ब्लॉकों में क्या किया, उसने अनाजों के वितरण के लिए ये व्यवस्था लाई, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, यानी कि आरपीडीएस की। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं टीपीडीएस की। लक्षित जो है ये प्रणाली क्या है, लक्षित प्रणाली जो है वो 1997 में अस्तित्व में आई। ठीक है, कब आया? 1997 में। और इसका जो उद्देश्य था वो था सभी क्षेत्रों के केवल गरीब लोगों तक इसकी पहुंच। ठीक है, इसका कहना था कि आप जहां बांट रहे हैं उसको तो बांटिए, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दीजिए जो बहुत दूर दराज हैं और बहुत पिछड़े हैं। किसका? आरपीडीएस का। टीपीडीएस का कहना ये था कि आप सभी क्षेत्रों के गरीब लोगों को पहले टारगेट करिए, उनको पहले वितरण कराइए। बाकी लोग तो अपना गुजारा कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत गरीब हैं वो अपना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी अवधारणा रही है? टीपीडीएस की, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। इसने लक्षित किया किसके ऊपर? जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर लक्षित किया अपने लक्ष्य को। ठीक है, ऐसे ही और भी योजनाएं बाद में चली, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में चली। इसका था कि गरीबों में जो सर्वाधिक गरीब हैं उनके तक अनाजों का वितरण कराया जाए। ठीक है, किसका? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में ये आया था। गरीबों में सर्वाधिक गरीब,
गरीबों में सर्वाधिक गरीब जो है उनके तक अनाजों का क्या किया जाए, पहुंच सुनिश्चित कराया जाए, वितरण कराया जाए। ठीक है, क्या कब ये स्टार्ट किया गया था अंत्योदय अन्न योजना? ये स्टार्ट किया गया था वर्ष 2000 में। उसके बाद आता है कि अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना भी कब आया? वर्ष 2000 में ही आया, और इसका लक्ष्य था जो दीन और वरिष्ठ नागरिक हैं, अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में ये भी आया था, जिस समय अंत्योदय अन्न योजना आया था। इसका लक्ष्य था कि दीन वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, समाज के जो बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं और जो गरीब हैं, दीन अवस्था में हैं, उनके तक अनाजों का क्या किया जाए, वितरण कराया जाए, पहुंच कराया जाए। तो ये सारी योजनाएं किसके तहत आई हैं? पीडीएस के अंतर्गत ही ये सारी योजनाएं क्या हैं, आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि पीडीएस क्या है और पीडीएस किस प्रकार से काम करता है, इसका काम क्या है, और बाद कब इसका प्रारंभ हुआ था, बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस आई, वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से इसका 2 पार्ट में मतलब इसका डिवीजन हुआ, एक बना आरपीडीएस, एक बना टीपीडीएस, इन दोनों के क्या लक्ष्य हैं। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना का क्या लक्ष्य है, अन्नपूर्णा योजना का क्या लक्ष्य है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म में डिटेल से डिस्कस कर दी हैं। शॉर्ट में मतलब कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब हम ये सारी चीज़ें तो देख लिए, अब हम बात करते हैं कि इतनी सब के बावजूद भी पीडीएस जो सिस्टम है इसके समक्ष चुनौती किस प्रकार से आती है। मतलब अभी भी इसके समक्ष कुछ कमियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं, वो क्या क्या हैं। पीडीएस की बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब हम बात करेंगे कि पीडीएस के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं। इसे में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि राशन कार्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर आपके पास राशन कार्ड रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, सरकारी जो अनाज वितरित होते हैं कोटा के माध्यम से, उसको आप क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले ये था कि आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं आपके पास वहाँ का राशन कार्ड होना चाहिए, और अगर आपको अपना राशन लेना है तो आपको वहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार कॉन्सेप्ट लेकर आई है वन नेशन वन राशन कार्ड का। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य ये है कि जैसे पहले क्या था कि अगर आपको अपना अनाज लेना है तो आपको अपने जो नेटिव आपका जो क्षेत्र है जहाँ के आप निवासी हैं, आपको वहाँ पर आके अपना राशन लेना पड़ेगा अपने राशन कार्ड से। लेकिन अब यह है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड पूरे भारत में आप कहीं भी रहें, किसी भी राज्य में रहें, आप अपने राशन कार्ड को दिखा करके अपने हिस्से का कोटा का जो अनाज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं देश के किसी भी भाग में। ये जो लक्ष्य, ये जो एक कार्यक्रम है, ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे यूपी, बिहार और एमपी, बंगाल, यहाँ के जो कुछ नागरिक हैं वो अदर राज्यों में जैसे कि गुजरात में, दिल्ली में और बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जा कर के क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है कि अपना जब राशन कार्ड के कोटा से राशन लेना होता है तो उन्हें सिर्फ अपने गाँव में ही मिल सकता है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, अपने राशन कार्ड से उससे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली कहीं पर भी होंगे वहाँ से भी वो अपना राशन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है सरकार का, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, ताकि जो लोग गरीब हैं, क्योंकि शहरों में भी जाकर वो बहुत ही मजबूरी से अपनी जो जीवन स्तर उनका उतना अच्छा नहीं होता है शहरों में भी, और बहुत ही परेशानियों से वो अपने गुजारे को, अपने जो
2 टाइम के खाने हैं, उनका जो रहन सहन है उसका बहुत मुश्किल से वो गुजारा कर पाते हैं। तो इससे कुछ उनको हेल्प मिलेगी कि वहाँ पर उनका जो खाद्यान्नों को खरीदने के जो पैसे होते हैं वो थोड़े बचेंगे, क्योंकि अनाज वो वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे अपने हिस्से का, तो इससे उन्हें कुछ रियायत मिलेगी, कुछ फ़ायदे मिलेंगे। तो ये लक्ष्य है किसका, वन नेशन वन राशन कार्ड का। अब हम बात करते हैं, इसको मैं हालांकि डिटेल में डिस्कस कर दूंगी जब मैं आपको PDF के फॉर्म में क्लास दूंगी। तो अब हम बात करते हैं कि PDS के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। PDS के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। देखिए, चुनौतियां तो सबसे पहले कि अनाजों का पर्याप्त भंडारण मौजूद है, उसके बाद भी हमारे देश में भुखमरी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। ठीक है, अनाजों के पर्याप्त भंडारण के बावजूद भुखमरी की समस्या मौजूद है। यानी कि हमारे जो बफर स्टॉक है उसमें अनाजों की कोई कमी नहीं है, भंडारण बहुत अच्छे हैं आज भी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, भुखमरी देखिए तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। और भंडार गृह में जो रखे अनाज हैं उन्हें चूहे खा रहे हैं। ठीक है, तो यानी इंसानों को मिल नहीं रहा है और उसे चूहे खा रहे हैं, और भुखमरी जो है समाज में बनी है। और बफर स्टॉक का जो विशाल भंडारण है उससे क्या होता है, जो अनाज हैं उनकी जो बर्बादी होती है वो तो होती ही है, क्योंकि पड़े पड़े वो ख़राब ही होते हैं, उनकी गुणवत्ता में भी कमी आती है, क्वालिटी उनकी डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ये सारी स्थितियाँ हो जाती है, क्योंकि जब उनको आप बांटेंगे नहीं, वितरित नहीं करेंगे, पड़े पड़े वो खराबी हो जाती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि पैसों की भी बर्बादी होती है, क्योंकि भंडार गृहों में अनाजों को रखने का भी तो सरकार का एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तो इससे पैसों की भी बर्बादी होती है, अनाज की जो बर्बादी होती है वो तो होती ही है, रख रखाव की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी वेस्ट जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो MSP जो दी जाती हैं, MSP के वजह से क्या होता है कि MSP के वजह से जो गेहूँ, चावल, ये जो हैं इनके उत्पादन बढ़ रहे हैं, क्योंकि गेहूं और चावल पर MSP का जो दर है वो थोड़ा क्या है, बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गेहूं और चावल का फसल क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। और ऐसे में जो मोटे अनाज हैं उनकी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो रही है, और जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं वो मोटे अनाज को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जो उत्पादन हो रहा है गेहूँ और चावल का हो रहा है, क्योंकि मोटे अनाज सस्ते होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर मोटे अनाजों को प्रीफर करते हैं अपने खान पान में। ठीक है, तो इसीलिए सरकार को इस बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, जो MSP का रेट है उसके बारे में लेकर के भी सोचना चाहिए, थोड़ा स्थिर कर देना चाहिए। इतना ज़्यादा गेहूं और चावल को अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो बाकी चीज़ें तो प्रभावित होनी तय हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं। बाकी एक है कि PDS विक्रेता जो होते हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, अनाजों को बाज़ार में बेच देते हैं। ठीक है, यानी कि कोटा पर जो राशि जाती है, ठीक है, कोटा पर वितरण के लिए जो जाता है, पहुंचने वाले अनाजों को बाजार में बेच देना। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग कि एक तो देखिए आज के डेट में कोटा पर अच्छे अनाजों का, अच्छे से अच्छे अनाजों को दिया जाए, अच्छी क्वालिटी के चावल, अच्छे क्वालिटी के गेहूं, इन सभी का वितरण किया जाए, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी जगह पर आज भी ये हो रहा है कि जो अनाज आता है वो बाज़ार में बेच देते हैं, मंडी में बेच देते हैं, खुले बाज़ारों में बेच देते हैं, और जो ख़राब क्वालिटी के जो होते हैं उनको पब्लिक को क्या करते हैं, बांटते हैं। अक्सर जो बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है तो पब्लिक लेती भी नहीं है, तो फिर वो फिर से क्या होता है, भंडार गृह में आ जाता है, और इससे क्या है कि अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा है। बहुत गंदी क्वालिटी कोई क्यों लेगा। ठीक है,
अच्छी क्वालिटी जो आ रही है उसे तो लोग खुले बाज़ारों में बेच दे रहे हैं, फिर गंदी क्वालिटी की चीज़ों को बेच रहे हैं तो लोग लेते नहीं हैं कि कौन लेने जाए, खाया जाएगा नहीं तो लेके क्या करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, वो जब बिकेगा नहीं तो फिर दोबारा आ जाएगा भंडार गृह में। अच्छी चीज़ों को बेच दिया, खराब चीज़ों को फिर क्या कर दिए, रिजर्व कर लिए। तो ऐसे ही भंडारण हमारा बढ़ता चला जा रहा है, उसके पीछे के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों को कोई लाभ उसका मिल नहीं रहा है। एक तो ये रीज़न हो गया। अब दूसरा, कीमत श्रृंखला की अगर हम बात करें, ठीक है, कीमत श्रृंखला की, कीमत श्रृंखला की बात करें तो जो बीपीएल और एपीएल परिवार हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के लिए अलग अलग सीमाएं होती हैं, अलग अलग मूल्य निर्धारित होती हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा है। अंतर ऐसा है कि जो एपीएल परिवार हैं उससे उसको कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है पीडीएस के, ठीक है। एपीएल परिवारों को कुछ खास लाभ नहीं मिलता। उसका रीज़न ये है, एक मिनट, जी। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो बीपीएल और एपीएल परिवार हैं, तो बीपीएल परिवारों को तो कोशिश की जाती है कि कम से कम न्यूनतम दर पर क्या किया जाए, अनाजों को पहुंचाया जाए, उनका वितरण कराया जाए। लेकिन एपीएल परिवार जो हैं उनके लिए अगर हम देखें तो जो कोटा पर अनाज मिलता है और जो खुले बाज़ार में मिलता है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, बहुत न्यूनतम अंतर है। और जो कोटा पर अनाज मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत गंदी रहती है। तो एपीएल परिवार के जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि जब इतना घटिया क्वालिटी का लेकर क्या करेंगे, जब खा नहीं पाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे 2-4 रुपये, तो हमको खुले बाज़ार में अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिल जा रहा है। तो इससे क्या है, जो एपीएल परिवार है वो इसके लिए हतोत्साहित नहीं है, ये इसको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है। इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं कि अनाजों का जो रख रखाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, वो दोबारा स्टॉक में आ जाएगा, दोबारा स्टॉक हो जाएगा तो फिर उसका रख रखाव करो, वो सड़ेगा ही, टाइम के साथ साथ उसकी गुणवत्ता खराब होगी ही और चूहे खाएंगे, बेकार होगा, कोई मतलब नहीं है, भुखमरी बढ़ेगी ही। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, पीडीएस के समक्ष चुनौतियाँ। अब एक पॉइंट और है जिसके ऊपर डिस्कस कर ले, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 9th की एनसीईआरटी हमारी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। वो चीज़ें, सहकारी समितियों का क्या योगदान है, अगर हम इसकी बात करें खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका। इनकी क्या भूमिका रही है हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलने को देते हैं, ठीक है। ये जो निर्धन व्यक्ति हैं वो खाद्यान्नों की बिक्री कर सके, इसके लिए उन्हें कम कीमत पर दुकानें खोलती हैं ताकि वो बहुत ही न्यूनतम रेट पर क्या कर सके, अनाजों का विक्रय कर सके, उन्हें खरीद सकें, बेच सकें। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सहकारी समितियाँ ये सारे काम करती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ कि निर्धन लोगों को खाद्यान्नों की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलना। निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्नों की बिक्री हेतु कम कीमत पर दुकान खोलना। सहकारी समितियों के और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसमें देखिए खाद्य सुरक्षा को लेकर के ये यही करती हैं कि
कम कीमत की दुकानों को ये खोलती हैं ताकि जो निर्धन लोग हैं वो वहाँ से अपनी अनाज की क्या कर सके, प्राप्ति कर सके। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तमिलनाडु का अगर हम एग्जाम्पल लें तो तमिलनाडु में सहकारी समितियों के जो दुकानें हैं, तमिलनाडु की कुल राशन की दुकानों का 94% क्या है, सहकारी समितियों का है। ठीक है, तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें तो तमिलनाडु के कुल राशन दुकानों का 94% सहकारी समितियों की दुकानें हैं। यानी कि अगर 100 दुकानें हैं राशन की तमिलनाडु में, तो उसमें से 94 दुकानें किसकी हैं, सहकारी समितियों की हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है तमिलनाडु के क्षेत्र में। दिल्ली में अगर आपने मदर डेयरी का नाम सुना होगा, मदर डेयरी, ठीक है, दिल्ली में आपने मदर डेयरी का नाम सुना हो, जो कि क्या, दूध और सब्जियां प्रोवाइड कराती हैं। तो ये भी क्या है, सहकारी समिति की ही एक संस्था है। मदर डेयरी जो है, जो दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है, ये भी सहकारी समिति की ही है। और उसके बाद गुजरात में आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल ब्रांड का। तो अमूल भी क्या है, सहकारी समिति की ही एक संस्था है। तो अमूल दूध और दुग्ध उत्पाद, ठीक है, अमूल जो है वो क्या क्या चीज़ है, ये गुजरात में है। अमूल दूध एवं आप देखे होंगे कि अमूल की हर चीज़ें मिलती हैं। अमूल का दूध मिलता है, आइसक्रीम मिलता है, दूध से बनी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमूल से मिलती हैं, मिल्क शेक वगैरह। मतलब अमूल अब हर चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, बटर हो गया। तो अमूल जो है वो भी एक सहकारी संस्था ही है, सहकारी समिति की ही संस्था है। तो ये गुजरात में जिस प्रकार से, क्या ऑल ओवर इंडिया में जिस प्रकार से इसका देख रहे हैं आप, एक वर्चस्व बना हुआ है। और अमूल का बहुत ही सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे देश में श्वेत क्रांति लाने का। श्वेत क्रांति जिसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध क्रांति। श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है अमूल को, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप पैकेट का दूध लेते हैं तो अमूल का नाम ज़बान पर रहता है। बटर लेना हो तो अमूल बटर, जो भी चीज़ें लेनी हो अमूल की चीज़ें के ऊपर लोग आंख मूंद करके भरोसा करते हैं कि अगर ये अमूल का है तो इसका टेस्ट अच्छा ही होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता टेस्ट में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बाकी चीज़ों को लेने से पहले एक बार हम सोचते हैं कि ले ना लें ये सारी चीज़ें, लेकिन जब अमूल की बात आती है तो हम अंधा विश्वास कर लेते हैं कि ये बढ़िया ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका वो वर्चस्व है, वो छवि है हमारे देश के अंदर, और ये भी सहकारी समिति की ही एक संस्था है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो ADS आपने सुना होगा, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस द्वारा जो अनाज बैंकों की स्थापना की गई है वो भी सहकारी समितियों के तहत ही है, ठीक है। महाराष्ट्र में ADS, ठीक है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसको मैं इधर कर देती हूँ। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये भी क्या है, सहकारी समिति की ही एक संस्था है। और ये क्या करती है, ये अनाज बैंकों की स्थापना करती है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका काम है महाराष्ट्र में अनाज बैंकों की स्थापना का, ओके। अनाज बैंकों की स्थापना करती है महाराष्ट्र में। और इस अनाज बैंक में क्या होता है, इसमें तो देखिए लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। इसमें होता है खाद्य सुरक्षा
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, किसका काम है ये? अनाज बैंक का। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसके थ्रू? एडीएस। एडीएस यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये भी क्या है? सहकारी समिति की एक संस्था है। ये लोगों को खाद्य सुरक्षा को लेकर के उनको ट्रेनिंग देती है कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा को देश में सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके लिए ये खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाती है ताकि लोगों तक इसकी जो पहुँच है सुनिश्चित हो सके और बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप देखिए अमूल का ही योगदान आप देखिए तो शहरों में दूध की कितनी किल्लत है कि अगर आप चाहें कि बाल्टी में दूध भर के कोई बेचे तो नहीं बेच पाएगा उस तरीके से। तो डेयरी उद्योग का यानी अमूल दूध का जो देखिए कि कभी भी आपको ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो, कितना भी ज़रूरत हो, आप एक दुकान पर जाइए, पैसे दीजिए, दूध लीजिए, बटर लीजिए, कुछ भी लीजिए, घी लीजिए, आपको एनी टाइम कभी भी कहीं भी ये उपलब्ध हो जाएगा किसी भी दुकान पर, किसी भी सिटी में आप रहते हो। तो ये क्या है? ये आम नागरिक तक पहुँच को क्या करा रहा है? सुनिश्चित करा रहा है अच्छी चीज़ों की, दूध की, दही की, घी की, बटर की, चीज़ की। आज के डेट में जिन जिन चीज़ों का ट्रेंड है उसे हर एक चीज़ों को अमूल क्या कर रहा है? आप लोगों तक उपलब्ध करा रहा है। आपको पिज़्ज़ा खाना है, घर पे बनाना है, चीज़ लेके आइए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आइए और बना लीजिए, खाइए। तो ये क्या है? आम नागरिक तक पहुंच को सुनिश्चित करना, उपलब्धता सुगम कराना। यानी आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। दूध लेना है, जैसे गाँव में आज भी कहते हैं कि गाँव में दूध मिलना शहरों के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके घर में कोई बढ़ गया है तो अब आपको दूध एक्स्ट्रा लेना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा दे देना। वो कहेगा नहीं है, हम बहुत जगह देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें गांव में आती है लेकिन शहरों में नहीं आती, क्योंकि किसी से बोलना नहीं है, बस जाओ, पैसे दो, पैकेट का दूध है, खरीदो और उपभोग करो। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है? इन्हीं सब चीज़ों की देन है और ये सभी हमारे खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। खाद्य सुरक्षा में केवल गेहूँ और चावल ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देखिए कि कोटा पर अनाज वितरण से लेकर के जो दुकानें हैं, ये भी क्या है? अमूल दूध जो बेच रही दुकानें ही बेचती हैं ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? खाद्य सुरक्षा का पूरा एक व्यापक पैमाना है जिसके तहत आम नागरिक तक उनको जो चीज़ें चाहिए वो आसानी से उन्हें मिल रही हैं। अब वो चाहे बीपीएल हो यानी बहुत गरीब हो, चाहे एपीएल हो, चाहे बहुत अमीर हो। अब अमूल दूध तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीपीएल वाला लेगा या फिर बहुत मध्यम वर्ग वाला लेगा, ये कोई भी लेता है क्योंकि ज़रूरत है आज के डेट में इस चीज़ों की। घी हो गया, बटर हो गया, जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो इसको ले रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि हर एक टाइप की चीज़ों को ये क्या करा रहे हैं? मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं और ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है हर एक चीज़। मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी जो होती है वो ये कि लोगों को 2 वक्त का खाना मिले और वो है कि गरीब तबकों तक, एक एक व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, जिसके लिए इसके अंतर्गत जो सबसे प्रायोरिटी पर रहता है वो है क्या? कि अनाजों का वितरण किया जाए लोगों तक कम दामों में, जिसको हम लोग हमारे यहाँ कोटा पर आप देखते हैं कि मिलता है, लोग लेते भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी खाद्य सुरक्षा को लेकर के रही हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार से इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। पिछले क्लास और आज की क्लास दोनों को मिला करके हमने इसके ऊपर एक विस्तार से चर्चा किया है। प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारत जैसे विशाल विकासशील एवं जनसंख्या बहुल देश के लिए, भारत एक विकासशील देश है, भारत अग्रसर है किसकी ओर? विकसित देश बनने की ओर। और क्या है? विकासशील देश है और एक जनसंख्या बहुल देश है। ठीक है, इसके लिए खाद्य सुरक्षा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चूँकि एक विकासशील देश है, जनसंख्या बहुल देश है, तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की क्या प्रासंगिकता है, यानी किस प्रकार से स्थिति है, क्या चुनौतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। उसके बाद इस क्षेत्र में उन्नति के लिए भारत किस प्रकार से प्रयासरत है, ये भी आपको बताना है। भारत सरकार या भारत का मतलब भारत सरकार से ही है। आपको बताना है कि सबसे पहले तो खाद्यान्न को लेकर के क्या प्रासंगिकता है, खाद्य सुरक्षा को लेकर के कि क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये आपको बताना है। सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है, थोड़ा थोड़ा आप बफर स्टॉक, थोड़ा थोड़ा पीडीएस और थोड़ा कुछ अन्य योजनाओं को आप डाल करके अपना ये आंसर बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। आप देखेंगे ये आंसर आपके पूरे चैप्टर को क्या करता है? समाहित करता है। एक क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर को समाहित कर रहा है। अपने अच्छे से अच्छे शब्दों में आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 250 से 300 वर्ड्स में लिखिए।
क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। आराम से लिखिए, एक पूरे चैप्टर को समाहित कर रहा है, 200 शब्द थोड़े कम पड़ेंगे, तो 250-300 वर्ड्स में लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर आप लोग को ठीक लगे ये क्वेश्चन तो इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो इस प्रकार से क्लास 9 की एनसीईआरटी हमारी यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम क्लास 10 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और खाद्य सुरक्षा संसाधन के रूप में लोग और पालमपुर गांव की कहानी, ये 3 चैप्टर के साथ हमने 9th की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया। निर्धनता के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि निर्धनता का क्लास मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में आप जाकर उसे देख सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है कि योजना के कार्यक्रम तक को बताया है मैंने PDF के फॉर्म में, तो इसके लिए मैं उसको आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। बाकी 3 चैप्टर जो चीज़ें थी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। 10th की एनसीईआरटी के ऊपर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास से। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।